मिथुन लगन। गुरुदेव दशम स्थान। गुरुदेव जब दशम स्थान में बैठते हैं तो उसका फल सब शास्त्रकारों ने 95% शास्त्रकारों ने बहुत ही अच्छे अच्छे फल बताए हैं। धर्मात्मा होता है, शुभ कर्म करने वाला होता है, गीता या पुराणों का अध्ययन करने वाला होता है, उज्जवल मतलब अच्छे यश वाला होता है, बहुत से मनुष्यों के द्वारा पूजनीय होता है और बलवान ग्रह से युक्त हो तो फिर बात ही क्या है। तो जितने भी शास्त्रकार हैं उन्होंने कमोबेश दशमेश या दशम स्थान में गुरुदेव अगर प्लेस हो तो अच्छे फलों के बारे में ही बताया है और संपूर्ण चर्चा हम लोग इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। मिथुन लगन और गुरुदेव दशम स्थान जो पुस्तक में लिखा है वो वैसा का वैसा हमने आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा भी प्रोवाइड करवा दिया है और इस वीडियो के साथ भी हमने उसको अटैच कर दिया है। शुरुआत में आपको वही सुनने को मिला होगा। अब संपूर्ण चर्चा करते हैं कि दशम स्थान में गुरुदेव अगर प्लेस हो तो क्या वैसा का वैसा ही फल मिलता है जो पुस्तकों में लिखा होता है। प्राय कर सब वीडियो में बोलते हैं कि फलों को जानने की बहुत सी विधियां हैं, बहुत से तरीके हैं और सबसे बड़ा तरीका जो विधि या जो नियम वो कोई भी ज्योतिष की पुस्तक को जब आप पढ़ना चालू करते हैं तो शुरुआत में ही लिखा होता है कि किसी भी ज्योतिषी को किसी का भविष्य फल बताने से पहले आपको देश काल परिस्थिति और वर्तमान कर्म जिस जातक के बारे में आप बता रहे हैं उसके वो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और उसी के अनुसार फिर फल कथन बोला जाता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य वैसा नहीं है। आज सोशल मीडिया के द्वारा दूर बैठे हुए इंसान के लिए जब डेट बर्थ प्लेस सब आ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग सब चीज़ उसकी जानकारी करते और उसके बाद में हम लोग फल कथन कहना चालू करते हैं। हमारा विरोध सॉफ्टवेयर से नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं हम भी। उसका कारण है कि बहुत सा समय आपको मैन्युअली उसका गुणा गणित करने में जाता है, जिसमें आपको अलग अलग कुंडलियों का समावेश करना या उसका फल कथन करना या उसको बनाना वो श्रम श्राद्ध काम है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, वो गणना तुरंत करता है। और अभी तो ज़माना AI का आने लग गया, उसके बाद में इसके आगे वाली भी CD आएगी। तो सॉफ्टवेयर एक तरह की गणना है जो ज्योतिष के विषय में जो चीज़ें हैं या जो नियम है या जो सूत्र है गणित का, वो उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट रहता है और उसी के अनुसार गणना करता है वो। और उसके लिए हम भी ये मानते हैं कि आपका समय बचता है। लेकिन फल कथन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्राप्त करवाना या उसके अनुसार कहना ये थोड़ा उचित हमको नहीं लगता, क्योंकि फल कथन का जहाँ तक बात है वो चीज़ें हम लोगों को वही पुराने रीति रिवाज है उसी के अनुसार चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दशम स्थान में गुरुदेव आपको प्रकांड विद्वान बनाते हैं। आपका कर्म क्षेत्र भी उसी लाइन में डिसाइड करते हैं। आप कुछ इस तरह के कर्म करेंगे, चाहे वो हायर एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे डिप्लोमा से संबंधित हो, चाहे प्रोफेशनल से संबंधित हो। आप कुछ लोगों को सलाह देने का काम करेंगे, कुछ नियम ऐसे बनाएंगे जिसकी वजह से आपका भी सम्मान होगा। आपके बताए हुए नियमों पे हर इंसान चलने की कोशिश करेगा। अब आपके कर्म या आपकी यात्रा कौन से क्षेत्र में हो रही है, जो भी क्षेत्र होगा वो ज्ञान से कनेक्टेड होगा, श्रम साध्य नहीं होगा, कठोर मेहनत वाला नहीं होगा। आपका काम केवल ज्ञान से संबंधित होगा। ज्ञान पौराणिक हो सकता है, ज्ञान कथा भागवत गीता का हो सकता है, ज्ञान इतिहास और रहस्य से या ज्योतिष से संबंधित हो सकता है, और ज्ञान आपका आजकल के समय में जो हायर एजुकेशन चल रहा है, साइंस का चल रहा है, वो हो सकता है। बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र ज्ञान से कनेक्टेड होगा। इस चीज को हम लोग मान सकते हैं। अब सप्तमेश है और दशमेश भी है साथ में।
दोनों केंद्रों का स्वामित्व इनको प्राप्त है और सबसे ज़्यादा पावरफुल केंद्र में बैठे हुए, क्योंकि दशमेश सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फल तो बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन कुछ न कुछ आपके ऊपर उसकी रुकावट भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दो दो केंद्रों का स्वामित्व कोई शुभ ग्रह जब होता है तो उसके ऊपर कुछ दोषारोपण भी होता है। दोषारोपण के संबंध में हम ये सोच सकते हैं कि अभिमान हो सकता है या आलस्य हो सकता है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में कोई दोषारोपण नहीं होगा। अब ज्ञान से कनेक्टेड चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, आपका सम्मान इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो एक जगह में आके अभिमान का रूप ले ले, उससे बचना होगा। यहाँ से यह आपके दूसरे स्थान को पंचम दृष्टि से देखेंगे। धन के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आपका पारिवारिक वातावरण भी ज्ञानमय होगा, सब एक दूसरे की कदर करने वाले, धन भी अच्छे रास्ते से कमाई होने वाला, कुछ इसी तरह का वातावरण आपके आसपास निर्मित होगा। सप्तम दृष्टि जब आपके चतुर्थ स्थान में होगी तो सुख, भोग, संपत्ति इसके लिए बहुत अच्छा होगा। माता के लिए बहुत अच्छा होगा, माता के स्वास्थ्य के प्रति, माता के सुख के प्रति। लेकिन उनको समय देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मिलने वालों की भीड़ या आपसे राय लेने वालों की भीड़ कुछ इतनी ज़्यादा होगी कि परिवार के लिए समय, माता के लिए समय निकालना आपके लिए थोड़ा दूर है या थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। उस टाइम का मैनेजमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा। फिर अपनी नवम दृष्टि आपके छठे स्थान पे आएगी। जीवन में किसी भी संघर्ष को यहां पे इंडिकेट गुरुदेव नहीं करते। दुश्मनी, दुश्मनों से भी लाभ, और दुश्मन भी आपके भक्त बन जाए, दुश्मन भी आपको आदर सम्मान की दृष्टि से देखे, ऐसे इंसानों की दुश्मनी नहीं होती। जब नवम दृष्टि किसी भी जन्म पत्री में गुरुदेव की जब नवम दृष्टि किसी स्थान पे आती है तो वो नवम स्थान से कनेक्टेड बुरे फल भी अच्छे फलों में कन्वर्ट होते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि गुरुदेव आपको मोटापा भी दे सकते हैं, थोड़ा शरीर फूला हुआ हो सकता है। कोई भी चीज जो ऋण के रूप में हो, शत्रुओं के रूप में हो, वो हमेशा आपके लिए फलदायी हो सकती है, क्योंकि दशम स्थान में बैठा है तो कुछ व्यापार इस टाइप का हो सकता है कि ऋण लेके, बैंकों से कर्जा लेके आपने व्यापार खड़ा किया हो, वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यही बोल सकते हैं कि गुरुदेव का दशम स्थान में प्लेसमेंट मिथुन लग्न वालों के लिए 90% अच्छा होता है। अब 10% हम इसलिए नहीं बोले, 100% इसलिए नहीं बोले कि कुछ केंद्राधिपति दोष जो बोला जाता है, शुभ जो ग्रह होते उनके ऊपर, जिनमें सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो बोले जाते वो शुक्र और गुरु होते, तो कुछ न कुछ अड़चन स्वास्थ्य से संबंधित हो, अभिमान से संबंधित हो, वो गुरुदेव आपको प्राप्त करवा सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे। पहले नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का घमंड जो है ना, वो बहुत सी चीज़ों को नेगेटिव कर सकता है। फेमसिटी का घमंड, बहुत ज़्यादा नाम आपका हो गया, बहुत आदमी आपके भक्त हो गए, आपका एरो कुछ इस टाइप का हो गया पब्लिक के अंदर कि सब गुरु तरह से आपकी पूजा करने लग गए, सब आपको गुरु मानने लग गए, बड़े और छोटे सब आपके चरण छूने लग गए, तब फिर गुरुदेव घमंड भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सचेत रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नियंत्रण अपनी बुद्धि और अपने दिमाग पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर धीरे धीरे
वो चीज़ें फिर नेगेटिव होना चालू कर सकती। और ये वर्तमान में जब गुरु से संबंधित जो कर्म होने चाहिए, चाहे साधु संत के रूप में हो, चाहे विद्वानों के रूप में हो, ज्योतिषी के रूप में हो, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर या पीएचडी करने वालों के रूप में हो, अच्छे फेमस और कथावाचकों के रूप में हो, ये प्रायकर सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं। और ये सब क्षेत्र गुरुदेव से कनेक्टेड है। और अगर 10वें स्थान पे है तो यही आपका रोजी रोटी का जरिया भी बन सकता है। तो बहुत सी बातें हैं इस चीज के लिए, गुरुदेव के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो उसके खुद के कारकत्व है, यही है सबसे ज्यादा। लेकिन इसका दूसरा कारकत्व एक अलग है, वो ज्ञान जिसके द्वारा आप किस लिए आए हैं, क्या आपको करना है, वापस कहाँ आपको जाना है, उस ज्योति को अगर आपने जागृत कर लिया, वो भी उसका भी कारकत्व गुरुदेव के पास है, तो फिर हर दृष्टि में, हर सम्मान में, हर पोजीशन में, हर स्थान में आप समदृष्टि रह सकते हैं। फिर अभिमान का रूप आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये सबसे अच्छा कारकत्व गुरुदेव का है, जो भौतिक सुखों से एक समान दृष्टि रख के और अपने उस कारकत्व को अगर आपने जागृत किया है तो फिर गुरुदेव जैसा अच्छा ग्रह मनुष्य के लिए कोई दूसरा नहीं होता। और कुछ ऐसी बातें हम प्रायकर गुरुदेव के विषय में जब हम बोलते हैं तो प्रायकर वीडियो में हम बताते हैं ये बातें कि आपको वो चीज़ें जागृत करनी है उस ग्रह से संबंधित जिन चीज़ों के द्वारा आपका खुद का ही कल्याण नहीं हो, आपके अगल बगल रहने वालों का, आपके अपनों का, सबका हित हो। यहाँ पे गुरुदेव मीन राशि पे विराजित होंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, तो पूर्व भाद्रपद का प्रथम में ही चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। फिर रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र, उसके भी चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। अब इन नक्षत्रों के अनुसार इन फलों में जरूर परिवर्तन आएगा, ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन तो जैसे पहला नवमांश कर्क का रहेगा, उसके बाद में दूसरा नवमांश सिंह का रहेगा। नवमांश की भी पूरी डिटेल आपको इस पाठ में, हर पाठ में दी जाती है। तो नवमांश का भी परिवर्तन आता है फलों के अंदर। नवमांश के विषय में अलग से पाठ भी हमने आपको बना के दिया था कि कौन से नवमांश का क्या इफेक्ट होता है और इसमें देव, नर और राक्षस नवमांश का क्या इफेक्ट होता है। वो सब चीज़ों को जब सम्मिलित करेंगे तब कुछ उस ग्रह के बारे में, उस प्लेसमेंट के बारे में आप थोड़ी अपनी यात्रा को ज़्यादा डेवलप करेंगे। और ज्योतिष का मकसद यही होता है। ज्योतिष का मकसद ये नहीं है, हमने ये नहीं समझा कि आप ज्योतिष के द्वारा ये समझे कि हमको अपना भविष्य जानना है, नहीं। हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष के द्वारा जो हम समझे वो समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष आपको बताता है कि आपकी सांसारिक और परमार्थिक ये यात्रा को आप किस तरह से बैलेंस करके अपने जीवन को बिता सकते हैं, ये ज्योतिष शिक्षा देता है। ज्योतिष के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि कौन से नियम आपके लिए जीने के लिए अच्छे और कौन से नियम जिनको आपको हर हालत में छोड़ना है, कभी नहीं अपनाना है, वो ज्योतिष आपको सिखाता है। ज्योतिष जीने की, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कला है या सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर इसको सही रूप में आपने समझने की कोशिश कर ली तो फिर आप भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भविष्य वर्तमान कर्मों के ऊपर निर्भर है, प्रारब्ध के ऊपर भविष्य निर्भर नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रारब्ध आपको जो मिल गया, बहुत से पाठों में हमने ये क्लियर किया है कि प्रारब्ध आपको जो मिल गया वो एक अलग मैटर करता है। उस प्रारब्ध के द्वारा आपका एक पर्टिकुलर स्थान में जन्म हो गया, आपको एक पर्टिकुलर स्थान मिल गया, पर्टिकुलर कर्म मिल गए और शुरुआती संस्कार मिल गए।
वो आपका प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार आपका जन्म हो गया। आपने देखा होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हुआ और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब लोअर स्केल के फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ और दोनों की कुंडली सेम टाइम में सेम है। तो दोनों का प्रारब्ध सेम है? नहीं, दोनों का प्रारब्ध सेम नहीं है। बहुत सी बातें हैं इनके अंदर कि प्रारब्ध के द्वारा आपको वो सब तो सेम मिली है, जो ग्रह वगैरह है वो सब सेम मिले हैं, लेकिन बाकी चीज़ें अब उसको लेस और ऐड करने की शक्ति आपके अंदर भगवान ने दी है, जो कर्म और नियमों के ऊपर निर्भर है। अगर हम लोग ये समझे कि ज्योतिष से अगर हम लोग भविष्य जाने, तो फिर भविष्य जानने के लिए वो रिच फैमिली वाले बच्चे का भविष्य और वो लोअर श्रेणी वाले बच्चे का भविष्य तो कुंडली के अनुसार तो सेम मिलेगा। अगर प्रारब्ध को ही लास्ट मान लिया जाए, उस लग्न कुंडली को ही सही मान लिया जाए, तो सबका सेम मिलेगा। तो फिर सेम क्यों नहीं होता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग इस जन्म में, मनुष्य जीवन में लाभ और हानि जो प्रारब्ध से हम लोगों को मिली है कि किसके साथ किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है, उसी का कुछ रूप है या उसी का वो बैलेंस है जिसको भोगने या चुकाने के लिए हम लोगों का जन्म होता है। और ज्योतिष ये बताता है कि किस तरह से आपको चुकाना है। ज्ञान की जहाँ तक बात है कि गुरुदेव को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा है, तो एक नीचे श्रेणी वाले बच्चे का जन्म होने के बावजूद भी उसके संस्कार बहुत अच्छे हो सकते हैं, और एक बहुत अपर श्रेणी में जन्म लेने वाले बच्चा भी कुसंस्कारी हो सकता है। ये सब कुछ निर्भर करता है आपका शुरुआती जो लालन पालन है, वो शुरुआती जो ज्ञान माता पिता से, परिवार से आपको मिला वो, और शुरुआत का जो रहन सहन, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है वो किस तरह से आपको प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में आपकी अपनी यात्रा चालू होगी अप्रोक्सीमेट 15 या 16 साल के बाद, जब आप चीज़ों को समझना चालू करेंगे, जब आप देखना चालू करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, फिर आपके अपने ग्रह एक्टिव होंगे और उसके अनुसार आपको उन ग्रहों को भोगना भी है, उनको ठीक भी करना है और उनके अनुसार चलना भी। और गुरु ग्रह दशम स्थान में ये सब चीज़ों को कुछ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बशर्ते आपने उनको एक्टिव करके रखा है। हर गुरु के पाठ में, गुरु ग्रह के पाठ में बहुत बार हमने ये बात बताई है कि अननेसेसरी, जब आपको किसी बात का ज्ञान नहीं हो, सोशल मीडिया के द्वारा एक शॉर्ट वीडियो देखा और उसके ऊपर आपने प्राय का नेगेटिव वीडियो है वो ज़्यादा फैलते हैं और वो ही ज़्यादा मिलते हैं, और आपने उसी के ऊपर निर्णय कर लिया यार कि कुछ गलत सलत कमेंट करते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो एरो आपको जकड़ लेता है, क्योंकि हर समय गलत सोचेंगे, गलत लिखेंगे, गलत बोलेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि उस शॉर्ट वीडियो में जो आदमी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। लेकिन उसका फुल वीडियो जब आप देखते हैं, पूरी बात जब आप सुनते हैं और समझते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये गलत नहीं है। तो फिर हमने तो बिना फालतू में गलत तरीके से वो कमेंट करके हमने खुद ने गलत कर्म कर दिया। ये गुरु को नेगेटिव करता है, और गुरु जब नेगेटिव होते हैं तो राहु का असर ब्रह्म वाला, क्योंकि राहु ब्रह्म के कारक है, वो ज़्यादा होता है। और वर्तमान समय जो चल रहा है हम लोगों के ऊपर, ये कुछ ज़्यादा मतलब पावरफुल तरीके से चल रहा है, क्योंकि नेगेटिव इंसान ज़्यादा वीडियो देखता है और पॉजिटिव वाले कम देखता है। तो ये मशीन जो है AI जनरेटेड, वो आपको वॉच करता है कि आप कौन सी जगह में जाके कौन से वीडियो पे क्लिक करते हैं या कहाँ पे आप स्टॉप करते हैं, किस वीडियो पे। तो फिर वही चीज़ें आपको ज़्यादा परोसी जाती हैं और धीरे धीरे आप उन्हीं चीज़ों को देखते देखते आप खुद नेगेटिव होते जाते हैं। तो हमारा कहना यही है, हम ये नहीं बोलते कि सोशल मीडिया को मत देखिए, नहीं, इसका प्लस पॉइंट भी है।
कुछ ऐसे अच्छे चैनल और ऐसे वीडियो भी मिलते हैं जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। लेकिन पुस्तकों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फ्री रखना भी बहुत ज़रूरी है। खुद का चिंतन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खुद का चिंतन इतना ज़्यादा प्रगाढ़ है, इतना ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो फिर न कोई सोशल मीडिया, न कोई नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश कभी नहीं कर सकता, और हर परिस्थिति में आप अडिग रह सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी पड़ेगी, और उसके लिए गुरुदेव को स्ट्रोंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका भी आप देखिएगा गुरुदेव बहुत स्ट्रोंग है, वो लॉजिक बात करेगा, तथ्यात्मक बात करेगा और सही चीज़ों का पक्ष लेगा, गलत चीज़ों का कभी पक्ष नहीं लेगा। हो सकता है समाज की वजह से, परिवार की वजह से उसका वहाँ पे बोलना अलाउ नहीं हो, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं करेगा, वो हट जाएगा उस जगह से। भीड़ के साथ भीड़ जैसा दिमाग वो कभी नहीं रखेगा, और यही गुरु का इफेक्ट होता है इंसान के ऊपर। और वर्तमान समय में ऐसे इंसान देखने को कम मिलते हैं, और अगर मिल भी जाए तो आप देखिएगा समाज में इनका थोड़ा कम नाम मिलता है। भले ही कम नाम मिले, लेकिन मन की शांति सबसे बड़ी शांति। उनके मन में ये चीज़ें जरूर रहेगी आत्मा में कि हम न तो किसी को गलत बता रहे हैं, न किसी को गलत बोल रहे हैं। जो हकीकत है उसी को बोलने की कोशिश करता है। टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों को वो लोग भी स्वीकार करेंगे जो नेगेटिव फैला के फेमस हो गए। तो यही सब बातें हैं ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष को समझना, ज्योतिष को जानना, ज्योतिष के अनुसार चलना, ज्योतिष के कहे हुए सूत्रों को उस लेवल में जाके समझना जिस लेवल में आपको ये समझ में आए कि नहीं, ज्योतिष भाग्य देखने की कला जो है या भाग्य देखने का जो तरीका है वो उसका अंश मात्र है। ज्योतिष आपको बोल रहा है कि आपको जीना कैसे है, आपको चलना कैसे है, आपको कौन से नियम बनाने हैं जिससे आपका मनुष्य जीवन सफल हो। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।